वेलकम टू अरवंडी एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम डेट आ चुकी है। सबसे पहले आपका एलपी का एग्जाम होने वाला है जो कि आपका स्टार्ट होगा 25 नवंबर से। वहीं पर आपके टेक्नीशियन की एग्जाम डेट रखी गई है 16 दिसंबर से। तो इस समय जो आपका 1 से 1.5 महीने का समय बचा है उस समय का आपको सदुपयोग करना है और लगातार पिछले साल के पेपर को लगाते रहना, क्योंकि पिछले साल के पेपर से 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपको पिछले बार जो एलपी एंड टेक्नीशियन का पेपर संपन्न कराया गया था उस पेपर को कराने जा रहे हैं और उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 3 वीडियोज कराए हैं जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा और प्रयास करिए आप इन पिछले साल के पेपर में से कितने क्वेश्चन को इस समय सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो गर्म पानी के कुंडों में, गहरे समुद्र में, तप्त कंदराओं में और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान भी निवास कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जीवाणु, अमीबा, युगलिना या फिर विषाणु। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए लगाने का। इसका सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो प्रतिकूल परिस्थिति हो या फिर अनुकूल परिस्थिति हो। जैसे यहाँ पर कहा गया कि गर्म पानी के तालाबों में भी आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में भी पाए जाएंगे आपके, और जहाँ पर बर्फ पड़ रही है वहाँ पर भी आपके बैक्टीरिया हर जगह पाए जा रहे हैं। जो आप इस समय सांस ले रहे हैं उसके साथ भी आपके ढेर सारे बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। जो आप पानी पीते हैं उसमें भी ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, और जो आप भोजन करते हैं उसमें भी बैक्टीरिया आपके होते हैं। और बैक्टीरिया जो हैं ये मृत कोशिका के अंदर भी पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा जीवाणु। जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं। विषाणु जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवित कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज 1683 में, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लुवेन हाक ने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो 1683 में लुवेन हाक ने जीवाणु की खोज की थी। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा वाहनों की हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला अवतल दर्पण। और कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे आपका सोलर कुकर हो गया ना, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और टार्च जो आपकी हो गई उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ईएनटी का जो डॉक्टर होता है ना, नाक कान गला वाला, वो भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है ताकि चीज़ों को बड़ा देख सके। और नाई की दुकानों में भी आपका अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ आपसे क्वेश्चन आता है कि जो साइड मिरर होता है या फिर रियर मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण का बना हुआ होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अभी इस समय वाहनों के हेडलाइट के क्वेश्चन पूछा गया है, तो अवतल दर्पण सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी इसमें से नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ग्रंथियां देखिए 2 प्रकार की होती हैं, या फिर एक मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथियां आपकी 3 प्रकार की हो जाएंगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि या फिर मिश्रित ग्रंथि, 3 प्रकार की आपकी ग्रंथियां होती हैं। तो अभी देखिए ऑप्शन में आपके पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, अधिवेक ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती हैं, जबकि यकृत कोई ग्रंथि नहीं है। यकृत क्या है, एक पाचन तंत्र का एक भाग है, और यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके ऊपर वाले अंतःस्रावी ग्रंथि रखी गई हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो यहाँ पर लिखी गई हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि होगी, ये मस्तिष्क में आपकी पाई जाती है। और बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे, जैसे जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हो गई। अश्रु ग्रंथि जो हो गई ये भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों में आपकी आती है। श्वेत ग्रंथि भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि में आती है। लार ग्रंथि भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि में आती है। सबको आपको याद रखना है, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अभी इस समय कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो यकृत कोई ग्रंथि नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान में सबसे कम है। तो आपको मालूम है परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए।
तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या फिर उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वही उसका परमाणु द्रव्यमान होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि लिथियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या 7 होती है, या फिर उसका परमाणु द्रव्यमान भी 7 होता है। वहीं पर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान संख्या 14 होती है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका 1 और 1 होता है, और हीलियम में हीलियम का 2 और 4 होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऊपर के जो आपके परमाणु संख्या है इसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। वो सबसे कम किसका है, तो सबसे कम यहाँ पर हाइड्रोजन का ही है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद आपका हीलियम मिलेगा, इसके बाद लिथियम, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो नाइट्रोजन का होगा। कभी क्रम लगाने को कहते तो उसे भी आप लोग सही कर लेंगे। तो अभी इस समय सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा के द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे तक पढ़ते हुए आपको चले आना है। तो जैसे हमारी क्या कह रहा है, पृथ्वी के चारों ओर, जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया है। और उसके चारों ओर जो है ये चंद्रमा मान लीजिए चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से। तो चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर से स्टार्ट करेगा और फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो अभी आपको मालूम है वर्क का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू एस। F क्या है, फोर्स है, S क्या है, विस्थापन है। तो अगर आप देखें विस्थापन जो है यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर आ गया, तो पूरा चक्कर लगाने के लिए कह रहा है ना, तो यहीं से स्टार्ट किया यहीं पर आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हो गया। अगर विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य भी हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल करके इसे आपको लिखना है। तो विस्थापन जो होता है इसमें अगर आप उसी स्थान पर आ गए तो वो विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, तो कार्य भी हमारा शून्य हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। याद रखिएगा, इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने सिर पर कोई सामान उठा करके चल रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, तब वहाँ पर भी किया गया कार्य शून्य होगा। वहाँ पर लगता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा लगता है। अगर कोई वस्तु सर पर रखी हुई है तो वहाँ पर आपका थीटा जो होगा वह 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा 90 हो गया, और कॉस थीटा 90 हो गया तो वहाँ पर भी कॉस थीटा 90 शून्य हो गया। अब वहाँ पर भी शून्य हो गया तो वर्क भी वहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सिर पर अगर रखा हुआ है वस्तु कोई है तो वहाँ पर भी कार्य शून्य होगा, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने में भी कार्य शून्य होगा। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको तैयार करके चलना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है वो निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, आपको बताना है। तो आपको मालूम है कैसे जो आपके पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए मेन जो चीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल अगर उन्हें प्राप्त हो गया और सूर्य का प्रकाश मिल जाए उन्हें, और उनके पास क्लोरोफिल अगर है तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज कह लीजिए इसको, या फिर शर्करा कह लीजिए, या फिर इन्हें कार्बोहाइड्रेट भी आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है अनावश्यक जो जल होता है उसको निकाल देते हैं और ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाती है। समझ गए आप। तो यही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है अगर उपयोग से ज़्यादा है तो उसको पेड़ पौधे जो हैं स्टार्च के रूप में इकट्ठा करके अपने अंदर रख लेते हैं। जैसे कहीं पर हमें सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिला और भोजन नहीं बना पा रहे हैं तो फिर स्टार्च जो उनका होता है उसी से वो अपना काम चलाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां हो जाएगा आज का। तो भी आप लोग बताइए भाषण किसने दिया था, काफ़ी फेमस भाषण है। तो सही ऑप्शन होगा ये अब्राहम लिंकन का भाषण है। ये कब दिया गया था, 1863 में अब्राहम लिंकन ने दिया था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम बनता है कि यूएसए के राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन वे कब बने थे, तो 1860 में बने थे। याद रखिएगा 1860 में जिस समय ये बने उसके बाद गृह युद्ध छिड़ गया और ढेर सारे सैनिक मारे जाने लगे। तो 1863 में 2 मिनट का ये भाषण इनका गेटिसबर्ग एड्रेस इसके नाम जाना जाता है। उन्होंने सैनिकों के कब्रिस्तान में ये भाषण दिया था और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। ये भाषण काफ़ी फेमस हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1865 में विल्कीज ब्रूस ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन कब आपके यूएसए के राष्ट्रपति बने, 1860 में। कब ये भाषण दिया था, 1863 में। और कब इनकी मृत्यु हो गई, 1865 में। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है।
और प्रजातंत्र की परिभाषा भी जो थी, एक बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रजातंत्र की ये परिभाषा किसने दी है, तो वो परिभाषा कौन सी प्रजातंत्र की? प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन जो है वो प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र की परिभाषा भी किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से तैयार करके चलने हैं। सही ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, ये चारों ऑप्शन को देख लीजिए। कूलाम का नियम क्या कहता है, मैं आपके फार्मूला बगल में लिख देता हूँ। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ होता है के अगर कांस्टेंट हो गया तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। मतलब कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम जो है, ये बल का परिणाम जो है दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आवेश हैं, इसके अनुक्रमानुपाती हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आर जो है उनके बीच की दूरी है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। तो यही आपका कूलाम का नियम कहता है। पिछले वाले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी, वहां पर भी आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 9वां क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे कह रहा है कि BaCl2 के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए कि इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो BaCl2 की क्रिया करा रहा है H2SO4 से, समझ गए आप। तो बनेगा क्या क्या, BaSO4 बनता है, यही आपसे लास्ट में पूछ भी रहा है, या BaSO4 और HCl ये बनता है आपका। तो अभी आपको दिया क्या गया है, BaCl2 के 2.08 ग्राम आपको दिए गए। तो यहाँ पर से आप लोग निकाल लीजिए सबसे पहले मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या कहती है? मोलों की संख्या जो होती है पदार्थ की मात्रा अपान अणुभार होता है पदार्थ का। तो पदार्थ की मात्रा कितनी दी गई है? पदार्थ की मात्रा आपको 2.08 ग्राम दी गई, ग्राम में ही आपको रखना है। और आपको निकालना पड़ेगा पदार्थ का अणुभार। तो सबसे पहले आप BaCl2 का अणुभार निकाल लीजिए, इससे हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो BaCl2 का अणुभार कितना होगा? देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि Ba का 137 है और Cl2 यहाँ पर Cl2 है, तो 35.5 दूनी 71। तो 71 जोड़ लीजिए 137 में, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 208। तो 208 को आपको नीचे रख लेना है। तो यहाँ पर से मोलों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 0.01। अब यहाँ पर भी देखिए एक है और यहाँ पर भी एक है, तो मोलों की संख्या दोनों जगह पर सेम है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं BaSO4 का अणुभार निकाल लीजिए। अब देखिए Ba यहाँ पर भी 137 हो जाएगा, SO4 निकालना, S यहाँ पर 32 दिया गया है तो 32 रख लीजिए, और O यहाँ पर 4 है तो 16 चौको 64 आपको रखना पड़ेगा। इसका अगर आप योग करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 233। ठीक है, ये 233 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक मोल है और यहाँ पर भी आपको 0.01 निकला है इनके मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या दोनों जगह पर सेम होगी। यदि आपको वेट निकालना है तो वेट बराबर फिर से वही फार्मूला लगाइए। यहाँ पर मोलों की संख्या 0.1 हो जाएगी और पदार्थ का अणुभार अगर आप रख देंगे तो उसका वेट निकला, क्योंकि मात्रा ही आपसे पूछी है। तो यहाँ पर उसका अणुभार रख दीजिए। तो अभी कितना आंसर आ जाएगा? 2.33 आ जाएगा। इतने ग्राम निकलेगा BaSO4 भी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हल होते हैं। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। इससे आपके BaCl2 का भी मोलों की संख्या निकल आएगी और उसी फार्मूले का यूज करके BaSO4 की वेट भी निकल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक धातु और अधातु के रूप में, दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, बिस्मथ, आर्सेनिक, जर्मेनियम और बोरान। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो हमने आपको बताया था कि प्रेडिक्ट टेबल में पिछले बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन है जो आपकी बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है। तो बॉर्डर लाइन मैंने आपको एलिमेंट प्रेडिक्ट टेबल में बताया था कि इधर देखिए जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं वे आपके धातु कहलाते हैं, और आपके बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलोनियम, ये आपकी जिगजैग रेखा जो दिख रही है इसके इधर जितने एलिमेंट होते हैं वे आपके अधातु कहलाते हैं। और ये जिगजैग रेखा के अंदर जो है बॉर्डर लाइन एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपके उपधातु होते हैं। इनमें धातुओं और आपके उपधातुओं और अधातुओं दोनों के गुण इसमें शामिल होते हैं। तो आपके पास कितने तत्व आपको मिल गए? मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था कि कैसे आपको याद रखना, फिर बता देते हैं। कई लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इन तत्वों को रखें तो आप लोग याद करने का तरीका इसको जान लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये 7 तत्व जो हैं
वो याद रहें। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक शॉर्टकट हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं कि बॉस यहाँ पर लिख लीजिए, ये दोनों तत्वों को मिलाकर बॉस गए 80 सब टीपो। ठीक है, समझ गए, बॉस गए 80 सब टीपो। तो ये सातों तत्व आपको याद हो गए, ये आपके उप धातुओं में आते हैं। अभी देख लेते हैं कौन सा आपके ऑप्शन में रखा गया है कि वो आपका उप धातु नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो बिस्मत होगा, सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। तो बिस्मत देखिए कहाँ पर रखा गया है, बिस्मत आपका यहाँ पर रखा गया, जो आपका उपधातुओं में नहीं आता है। तो इसी प्रकार से पिछले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर बॉर्डर लाइन एलिमेंट कर दिया था। तो अभी देखिए रेलवे ने इसका आंसर गलत लगाया है, तो इस आंसर पे आपको नहीं जाना है। बोरान इसका सही आंसर नहीं है, बिस्मत इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपको आंसर इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि रेलवे से भी गलती होती है। तो कौन कार्य नहीं करेगा, सही ऑप्शन होगा बिस्मत, बोरान करता है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी याद करा दी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक आपका विभाज्योत्मक ऊतक होता है और एक आपका स्थायी ऊतक होता है। दो प्रकार के ऊतक होते हैं। तो स्थायी जो आपके ऊतक होते हैं उनमें डिवीजन हो चुका होता है, उसमें बार बार विभाजन नहीं होता है स्थायी ऊतकों में। और विभाज्योत्मक ऊतक जो होते हैं ये लगातार विभाजित होते रहते हैं। और स्थायी ऊतकों में भी आपका जटिल और सरल ऊतक आते हैं, तो वो तो आपसे पूछा नहीं गया, पूछा मात्र आपसे ये जा रहा है कि स्थायी ऊतकों के निर्माण में एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया को अपनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विभेदन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो स्थायी जो ऊतक होते हैं उनके कार्य जो होते हैं विभेदन के अनुसार होते हैं, जो जिसका कार्य होता है वही वो करता है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न ग्राफों में से वो कौन है जो किसी कार्य की एक सामान्य गति को दर्शाता है। तो एक सामान्य गति आपको बतानी है, किस ग्राफ में है। 4 मैं आपको ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप पहला ग्राफ को देख लीजिए। पहले ग्राफ में यहाँ पर टाइम लिखा गया, यहाँ पर वेलोसिटी लिखी गई है। तो जैसे जैसे समय इधर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं वेग जो है पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो इस प्रकार से वक्र बना हुआ है। तो कार्य की एक समान गति तो ये होगी नहीं, तो ये आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं, एक समान गति वाला हमको ग्राफ देखना है। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है। टाइम अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो एक समान कैसे हो गया, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आपका ग्राफ गलत हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं। एक ग्राफ और यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें भी देखिए ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक समान तो ये होगा नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए ये चौथा नंबर है हमारा ग्राफ और यही सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए समय बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे नहीं कहीं पर जा रहा है, ये स्थिर है। यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वेलोसिटी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। और ये दो स्थानों पर ये कह भी रहा है कि इनमें अगर चेक कर लीजिए तो उसका जो होगा एक समान गति आपके सामने निकल कर चली आएगी। तो सही ऑप्शन हमारा ये लास्ट वाला विकल्प हो जाएगा। समझ गए आप। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ को पहचानना होता है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ना फार्मूला, अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है, NH4NO3, ये अमोनियम हो गया, ये नाइट्रेट हो गया। अगर इसे तापीय अपघटन करेंगे तो इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, ये आपका विस्फोटक पदार्थ होता है। तो क्या बनाता है, N2O बनाता है प्लस H2O। ये किस ऑप्शन में रखा गया, N2O प्लस H2O, ये लास्ट ऑप्शन में रखा गया। तो याद रखिएगा ये विस्फोटक सामग्री है अमोनियम नाइट्रेट, और जब इसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो N2O और पानी निकलता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ट्रायड में से वो कौन सा एक है जो डोबे-रेनर के ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने आपको डोबे-रेनर का 3 सिद्धांत बताया था, जो कि डोबे-रेनर ने 1817 में दिया था। यहाँ पर डोबे-रेनर ने 3 तत्वों के ग्रुप बनाए थे। वहाँ पर इन्होंने कहा था कि यदि हम पहले का और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत कर लें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से डोबे-रेनर ने 3 आपके ग्रुप बनाए थे, वे तीनों ग्रुप आपको याद रखने हैं। तो पहला ग्रुप था आपका लिथियम का, सोडियम का और आपका पोटेशियम का, ये ग्रुप आपको याद रखना है। दूसरा वाला था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आपका आयोडीन का, एक ग्रुप ये हो गया आपका। तीसरा ग्रुप था कैल्शियम का, स्ट्रेंशियम का और बेरियम का। ये 3 ग्रुप आपके बनाए गए थे और ये तीनों ग्रुप आपको याद रखना है, किसी न किसी ऑप्शन में आपको दे देगा। तो अभी इस समय देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपको दिया है,
यही सिर्फ और सिर्फ सही होगा। तो इन्होंने यहाँ पर कहा था, जैसे यहाँ पर परमाणु भार की बात करेंगे तो लिथियम का होता है 7 और अगर पोटेशियम की बात करेंगे तो 39। अगर इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार आपको मिल जाएगा 23। तो इसी प्रकार से इन्होंने तत्वों को 3-3 के जोड़े पर रखा था और 3 ही ग्रुप इन्होंने बनाए थे और तीनों बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का 35 हो गया और आयोडीन का 127। इसको दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 81.2 मिलेगा, लेकिन ब्रोमीन का लगभग आपका 80 होता है तो 80 मान लिया गया। इसी प्रकार से कैल्शियम का 40 होता है और बेरियम का आपका 137 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर 88.5 मिलता है, लेकिन इसका 87.5 होता है। तो इस प्रकार से एक पहला प्रयास किया था तत्वों को उसके परमाणु भार के क्रम में लगाने का और उनके गुण को समझने का। बाद में ये अन्य तत्वों के लिए नियम जो है फेल हो गया है, लेकिन अभी इन 3 ग्रुप को आपको याद रखना है। किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन से इनके ग्रुप के हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय और जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है, ये मुंबई को किस शहर से जोड़ेगा? तो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है। तो बुलेट ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो बताइए आप लोग। तो मुंबई से चलेगी कहाँ तक? अब मोदी जी चला रहे हैं तो मोदी जी के शहर तक तो जाएगी, अहमदाबाद तक, ठीक है, याद रखेंगे। तो मुंबई से आपका अहमदाबाद तक ये हाई स्पीड जो रेल प्रोजेक्ट है ये आपका बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद अन्य भी आपका ट्रेनें बनेंगी। तो ये जापान और भारत के सहयोग से बुलेट ट्रेन आपकी चलाई जाएगी जो कि मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? तो ये बनाया था 2017 में, क्योंकि ये 2018 का पेपर है। फिर भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये आपका किसी भी भारतीय पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर जो है ऐसा कारनामा किया है। तो सही ऑप्शन होगा अंशु जेम्सपा। ये कहाँ की हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और इन्हें 2021 में पद्मश्री भी मिला है, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री मिला है 2021 में और ये 5 बार जो हैं वो तिरंगा फहरा चुकी हैं, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। लेकिन 5 दिनों के भीतर 2 बार चढ़ी हैं, ये रिकॉर्ड भी आपको याद रख के चलना है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है? तो उस समय आपकी बाहुबली आई थी, तो अभी जो है भी याद कर लीजिएगा कि एस राजामौली की फिल्म थी ये बाहुबली। तो पहला इसका पार्ट जो आया था वो 2015 में आया था और दूसरा पार्ट इसका 2017 में आया था। तो इसके 2 पार्ट आपके आए थे एस राजामौली की। तो एस राजामौली ने अभी हाल ही में आपकी एक 2022 में फिल्म बनाई है जिसका नाम है RRR या फिर RRR। तो ये भी किसकी है? ये भी आपकी एस राजामौली की है। तो आपको अपडेट हो जाना है क्योंकि बहुत अच्छे आपके निर्देशक हैं, इसलिए RRR का भी आपसे पूछ सकता है। तो कौन होंगे? एस राजामौली होंगे, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ ताकि आप नई वाली फिल्म से भी इनके वाकिफ हो जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये गलत कथन का आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा गया है कि ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। तो यही बात तो गलत हो गई भाई, ठोस पदार्थों का आकार कैसे अनिश्चित होगा? आकार तो सेम ही रहता है। आकार किसका अनिश्चित होता है? तो द्रवों का होता है और गैसों का होता है, इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। तो हमारा गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन यही तीसरा वाला होगा। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि ठोस का जो है आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में दिया भी गया है। और ये कठोर भी होते हैं और इनके जो आपके अणुओं के बीच में स्पेस भी कम होता है क्योंकि इनमें आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव का जो है वो आकार चेंज हो जाता है, लेकिन आयतन जो है वो आपका निश्चित होता है। किन में? आयतन निश्चित होगा द्रवों में। आकार चेंज हो सकता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। वहीं पर गैस की बात करेंगे तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है गैसों में। तो इस प्रकार से आपको भेद करके चलना है कि किसमें आयतन निश्चित होता है और किसमें आकार निश्चित होता है। कई बार एग्जाम में आपसे कंफ्यूज कराया हुआ है।
तो अभी सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चूने के पानी को दूधिया कैसे बनाएगी। तो चूने का पानी हम लोग ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग कहते हैं चूने का पानी। यदि इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में पानी ऊपर आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अविलेय होता है और व्हाइट PPT मतलब कि ये तली में बैठ जाता है। तो इसके कारण जो है, क्योंकि इसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसी कारण जो है चूने का पानी का रंग दुधिया हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो ये चेंज हो जाता है इसमें। तो ये PPT जो है इसका कलर जो होता है मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। तो हम लोग मिलाएंगे क्या चूने के पानी में? कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पानी के रंग को हम लोग दुधिया करना चाहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो गैर चमकदार वस्तु है, आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे जगमगाता बल्ब जो है इसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जलती हुई मोमबत्ती में प्रकाश होता है, जुगनू भी प्रकाश होता है, लेकिन चांद में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चांद क्या करता है, जो सूर्य की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो वही परिवर्तित होकर पृथ्वी में वो चांद आपका दिखता है। तो चांद में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये गैर चमकदार वस्तु है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराएंगे, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है और धीरे धीरे सब कुछ आपको तैयार करके इसी प्रकार से चलते रहना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, तो ये कहाँ पर आपका है? तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके और ऑप्शन भी ऐसे रखे गए हैं कि आप लोग इसमें सही कर सकते हैं। तो अंटार्कटिका में है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव का पड़ता है आपका ये। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका दक्षिण गंगोत्री 1983 में लगाया गया था, लेकिन अभी ये जो है ये नष्ट हो चुका है। इसके बाद 1989 में एक दूसरा भी स्थापित किया गया, मैत्री। याद रखिएगा, यदि आपसे अंटार्कटिका में या दक्षिण ध्रुव में पूछेगा तो एक तो आपका दक्षिण गंगोत्री हो गया और एक आपको मैत्री याद रखना है और एक आपको भारती याद रखना है। ये तीनों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। लेकिन यदि आपसे आर्कटिक का पूछता है, मतलब उत्तरी ध्रुव का पूछता है, तो एक नाम आपको याद रखना है, कौन सा? हिमाद्री। इससे बहुत कंफ्यूज कराएगा आपको, याद रखिएगा। हिमाद्री आपके ऑप्शन में दे देता है कभी कभी, तो हिमाद्री है, आर्कटिक में आपका रखा गया है शोध केंद्र। और ये 3 आपके याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो इसलिए मैं आपको पिछले साल के पेपर कराता हूँ ताकि आप नए वाले क्वेश्चनों को भी तैयार कर सकें। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और आशा करते हैं कि 100% लोग जो हैं वो इसका उत्तर देंगे। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन के रूप में छोड़ा जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमें कठिन क्वेश्चन कराने हैं और जो आप बता सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों ने बांड पढ़े होंगे। जैसे आपका बांड होता है विद्युत संयोजी बांड, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, वही आपका आयनिक यौगिक बनाता है। इसमें आप अगर आयनिक यौगिक की बात करेंगे तो NaCl आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये एक प्रकार के धन आयन और ऋण आयन जब आपस में मिलते हैं या धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तो इनसे जो बांड बनता है वे आपके आयनिक बांड कहलाते हैं और ये बहुत मजबूत बांड होते हैं। अगर मजबूत हैं तो आप इन्हें कम गलनांक और क्वथनांक देके तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है? कम गलनांक और क्वथनांक इनको देना पड़ता है तोड़ने के लिए। उच्च गलनांक और क्वथनांक इनका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। इनका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है और ये ठोस और मजबूत होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? गुण नहीं है, तो गुण नहीं होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री 2018 से कौन है? तभी हम लोग अपडेट करके पढ़ेंगे ना, 2024 कर लीजिए। अभी बताइए आपको कि बिहार के डिप्टी CM कौन है? तो डिप्टी CM इस समय देखिए 2 लोग हैं, याद रखिएगा। नीतीश कुमार तो हमेशा CM आपके बने रहे हैं, जब से उनकी सरकार थी, चाहे BJP के साथ रहे हों चाहे आपके RJD के साथ रहे हों, हर समय नीतीश कुमार आपके CM रहे हैं। जब आपके RJD के साथ इनकी सरकार रही है तो आपके तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे, और जब BJP के साथ इनकी सरकार रही तो डिप्टी CM में 2 लोगों का नाम है। एक आपके सम्राट चौधरी का नाम याद रखिएगा और विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार, ये दोनों आपके
बिहार के डिप्टी सीएम हैं जो कि बीजेपी से हैं, और आपके सीएम तो जानते हैं नीतीश कुमार हैं। तो 2018 का उस समय पूछा था, तो उस समय सुशील कुमार मोदी थे, जो कि अब नहीं भी रहे हैं आपके। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच में संबंध को दर्शाया गया है। तो मैंने आपको पिछले वाले सेट में पहला ही क्वेश्चन ये कराया था, वहाँ पर दूसरे की जगह पर पहला पूछा गया था। वहाँ पर भी मैंने आपको तीनों बताए थे और यहाँ पर भी मैंने आपको तीनों बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गति का पहला आपका समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी जो होता है, ये गति का पहला समीकरण है। उसी प्रकार से गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका गति का दूसरा समीकरण हो गया। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण हो गया। जब आपसे पहला पूछेगा तो जो वेरिएबल्स हैं वे ही चेंज होते हैं। तो वेग और समय के बीच में जो होता है वो संबंध होता है पहले समीकरण में। तो पहला तो पूछा नहीं, आपसे दूसरा पूछा है। दूसरे में क्या होगा, एस मतलब पोजीशन, स्थिति या विस्थापन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्थान और समय के बीच में रिलेशन होगा, वो दूसरे वाले ऑप्शन में आपको सही करना, मतलब दूसरे वाले समीकरण। तो कहाँ पर लिखा गया है, स्थान और समय, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे तीसरे समीकरण का पूछता है तो वेग और स्थिति या फिर पोजीशन कह लीजिए, तो वेग और स्थान ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। वेग और समय ये आपका पहले समीकरण में संबंध हो गया, और पूछा है आपसे दूसरा वाला, ये आपका तीसरा वाला हो गया। तो इस प्रकार से मैं जब भी आपको बताऊंगा तो तीनों बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप पहले वाले पेपर में आपसे पहला पूछा गया था, इसमें आपसे दूसरा पूछा गया है, और नेक्स्ट वाले में आपसे तीसरा ही पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1962 में स्थापित BC राय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र की सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इनका BC राय का पूरा नाम है विधान चंद्र राय, एक डॉक्टर थे, और भारत में किसी भी डॉक्टर को मिलने वाले ये सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर डॉक्टर को सबसे बड़ा पुरस्कार कोई मिलेगा तो BC राय पुरस्कार मिलेगा। अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो इस समय जो है BC राय जो पुरस्कार लेटेस्ट मिला हुआ है रघुनाथ राव को मिला हुआ है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि लेटेस्ट आपका 2023-24 का पुरस्कार रघुनाथ राव को मिला हुआ है। और ये कब मिलता है, 1 जुलाई को मिलता है, ठीक है। 1 जुलाई को क्योंकि मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, उसी दिन ये पुरस्कार को दिया जाता है। तो ये भी आपको याद हो गया कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये 27 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। तो जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो मान लीजिए ये वस्तु है, यहाँ पर स्थिर अवस्था है, जब नीचे की ओर गिरती है तब ये जो आपकी दूरी दी गई है 2 मीटर आपको दी गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कार्य का, W बराबर क्या होता है, F इंटू S होता है। F यहाँ पर क्या है, F को आप mg लिख लीजिए और S को आप यहाँ पर h लिख लीजिए, क्योंकि हाइट का यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो अगर ये ऊपर से नीचे की ओर रख रही है तो g यहाँ पर आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पर g नेगेटिव होता है, और g की वैल्यू भी आपको 9.8 दे रखी है। तो अभी लोग देख लेते हैं, 0.1 आपको दिया गया है किलोग्राम, और इसके बाद आप यहाँ पर 9.8 रख लीजिए, और हाइट आपको दी गई 2 मीटर। तो सीधे सीधे इन दोनों का 98 का अगर आप 2 गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 196, और दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, तो 1.96 जूल जो आ जाएगा वो आपका कार्य आ जाएगा। तो कहाँ पर लिखा गया, वो भी पॉजिटिव में आपको रखना, क्योंकि आप ऊपर से नीचे लगा रहे हैं और जी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, जी नीचे की ओर ही लगता है। तो यदि आप विपरीत फेंकते हैं तब माइनस में आता, अभी आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन लगते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हमने इस सीरीज में आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ गए हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको इन 27 क्वेश्चनों में मेरे अनुसार आपको कम से कम इसमें से 20 से 21 क्वेश्चन सही अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बेहतर स्टूडेंट माने जाएंगे। अगर इससे कम कर रहे हैं तो और आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, और कम से कम 20-21 सही करिए। जब आपको मैं सारे सेट करा दूंगा तब आप 27 में 27 सही करने लगेंगे, लेकिन कम से कम अभी आपको 20 से 21 सही करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका जल्द ही लग गया है। नवंबर और दिसंबर में एग्जाम है, समय आपके पास नहीं है, ढेर सारे आपको पेपर लगाने हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको नए वाले 2021 और 22 वाले पेपर भी करा रहे हैं, और आपको पुराने पेपर भी करा रहे हैं। आपको किसी प्रकार से कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप लगातार पेपर को लगाइए, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा।
पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। आप शेयर करेंगे तो हम लगातार आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और डिस्कशन ग्रुप आप लोग के लिए बना है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।